आई नो कि तुम पुष्पा 2 मूवी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, लेकिन पुष्पा 2 देखने से पहले भाई तुम्हें पुष्पा 1 देखनी होगी, क्योंकि दोनों मूवी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसका सिंपल सोल्यूशन इस वीडियो में है। तुम्हें पूरे के पूरे 3 घंटे की मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये 8 से 10 मिनट का वीडियो होगा, इसको पूरा देख लो, तुम्हें पुष्पा 1 की कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। फिल्म की कहानी एक कहानी से स्टार्ट होती है। बताया जाता है कि जापान में दूल्हा अपनी दुल्हन को बहुत महंगे महंगे तोहफे देता है एंड शादी के वक्त दूल्हा अपनी दुल्हन को जो महंगे महंगे गिफ्ट देता है उसी में से एक है ये गिटार जैसी दिखने वाली चीज। एंड ये जो गिटार जैसी चीज है ये एक लकड़ी से बनती है, जो कि लकड़ी बहुत ज्यादा महंगी होती है। एंड उसके महंगे होने के पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि ये जिस लकड़ी से बना है वो लकड़ी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलती है, सिवाय एक जगह के, जो कि है शेषाचलम के जंगल, वो इंडिया में आता है। एंड इस लकड़ी को काटना इलीगल होता है, फिर भी इस लकड़ी को काट के स्मगलिंग के द्वारा पहुंचाया जाता है चाइना और जापान जैसी जगहों पे, जहां इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। एंड यही से शुरू होती है पुष्पा की कहानी। और हमें बताया जाता है पुष्पा के ट्रक को पकड़ लिया है पुलिस वालों ने, और पुष्पा उन पुलिस वालों को भाई इतना पैसा देता है कि पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ये जो सीन तुमने स्टार्ट में देखा था ये पुष्पा पार्ट 2 का सीन है, क्योंकि सेम सीन तुम्हें पिक्चर के एंड में भी दिखाया जाता है। एंड ये सीन कट होते ही हमें पता चलता है कि पुष्पा एक लकड़ी के कारखाने में काम करता है। तो जहाँ पे पुष्पा काम कर रहा होता है वहाँ पे टी ब्रेक हो जाता है, जिसमें पुष्पा चाय पी रहा है। एंड तभी सामने आ जाता है कंपनी का मालिक। सब लोग मालिक को देख के खड़े हो जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन पुष्पा खड़ा नहीं होता है और चुपचाप पैर पे पैर रख के अपनी चाय पी रहा होता है। ये बात मालिक को पसंद नहीं आती, तो मालिक का एक आदमी जाके पुष्पा को बोलता है कि मालिक के सामने खड़े होने का या मालिक को इज्जत देने का। तो पुष्पा यहाँ पे बोलता है कि मालिक मुझे काम करने के पैसे देता है या इज्जत देने के। एंड इस सीन से पता चलता है कि पुष्पा बहुत ही ज्यादा टेढ़ा आदमी है भाई। पुष्पा अपना हिसाब करवा लेता है और मालिक की नौकरी छोड़ के निकल जाता है। ये नौकरी छूटने के बाद वो चौराहे पे जाके बैठ जाता है अगला काम ढूंढने के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 ट्रकों में मजदूरों को भरा जा रहा है। एक ट्रक होता है इलीगल काम का और दूसरा ट्रक होता है लीगल काम का। इलीगल काम में ज्यादा पैसा है और लीगल काम में बहुत कम पैसा है। तो पुष्पा चढ़ जाता है इलीगल काम वाले ट्रक में। एंड यू नो कि इलीगल काम क्या था, वो है शेषाचलम के जंगलों में से जाके उस लाल चंदन की लकड़ियों को काट के निकालना। एंड पुष्पा इस काम को बड़ी ही अच्छी तरीके से करता है और वो पहले ही दिन में सारे के सारे मजदूरों का लीडर साबित हो जाता है। क्योंकि देखो जब वहाँ पे पुलिस की रेड पड़ती है तो पुष्पा ही वो समझदार आदमी होता है जो बोलता है कि इतना सारा जो माल है हमने निकाला है इसको पुलिस के हाथ कैसे जाने दे, उससे अच्छा होगा कि पुलिस के हाथ ये माल लगने से हम लोग बचा ले। एंड इसी सीन से तुम पुष्पा की लीडर क्वालिटी को देख सकते हो। इस बार उसने पुलिस को माल ले जाने नहीं दिया, पर जो पुलिस वाला है भाई अगली बार फिर से रेड मारता है। लेकिन यहाँ पे भी पुष्पा उसके सामने से ही पूरा लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक लेके निकल जाता है। एंड उस ट्रक को वो डाल देता है कुएं के अंदर। एंड पुलिस उसे पकड़ के थाने ले जाती है, बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, मारती है। पर पुष्पा को पता था कि करोड़ों का माल है उसके पास, वो माल जिसका भी होगा वो उसकी बेल करवाने के लिए जरूर आएगा। एंड होता भी वैसा ही है। वो माल होता है कोंडा रेड्डी का, जिसके 2 भाई होते हैं जॉली रेड्डी और जका रेड्डी। ये दोनों के दोनों जाते हैं पुष्पा को बचाने के लिए, जेल से छुड़वाने के लिए, या कह सकते हो कि माल का पता जानने के लिए। एंड यहाँ पे पुष्पा उनसे डील करता है कि माल बताऊंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे जेल से छुड़ाना होगा। ये दोनों पुष्पा को छुड़वा देते हैं। उसके बाद पुष्पा उस लोकेशन पे लेके जाता है उन्हें जहाँ पे इसने माल को छुपाया है। एंड लाल चंदन से भरा हुआ ट्रक जैसे वो कुएं से बाहर निकालते हैं, उसके बाद वो अपना माल लेके निकल जाते हैं। लेकिन पुष्पा को कार में बैठने नहीं देते, क्योंकि उनका काम निकल चुका है। अब क्या फायदा पुष्पा को कार में बिठाने का। पुष्पा ठहरा आखड़ू आदमी, वो भाई उस जगह से तब तक नहीं हिलेगा जब तक वो सेम वैसी ही कार में बैठ के नहीं जाएगा। तो वो केशव को बोलता है ये कार कितने तक की आएगी। तो केशव उसे बताता है कि 2-4 लाख की आएगी। तो जो पैसा उसको जॉली रेड्डी और जका रेड्डी देके गए थे उसी पैसे से भाई वो कार खरीदता है, कार में बैठ के जाता है। एंड घर जाने के बाद उसकी माँ को उस कार के अंदर घुमाता है। एंड उस कार से वो अपने बाप के घर के सामने चक्कर लगाता है। पुष्पा के जो पापा है, जब पुष्पा छोटा था तभी उनकी डेथ हो जाती है। एंड पुष्पा को तुम लोग कह सकते हो कि उनकी एक नाजायज औलाद है, क्योंकि पुष्पा की माँ के साथ उनका अफेयर था, पर उनकी पहली वाइफ कोई और थी। एंड उनसे उनको बच्चे भी थे। एंड यही जो बच्चे हैं ये तुम्हें पुष्पा 2 में भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए भाई इनको इंपॉर्टेंस देना। एंड पुष्पा की ओर इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने पुष्पा को उनके बाप का नाम अपने नाम के पीछे लगाने नहीं दिया। इसीलिए पुष्पा का कोई सरनेम नहीं है, उसका ओनली नाम है पुष्पराज। तो खैर ये थोड़ी सी बैक स्टोरी थी पुष्पा के बारे में। अब फिर से अपन करंट वाली स्टोरी पे बढ़ते हैं। तो कोंडा रेड्डी एक दिन मीटिंग बुलाता है और बताता है कि उनके ट्रक जो है वो पकड़े जा रहे हैं। फिर उस मीटिंग में पुष्पा सामने आके बताता है कि भाई गलती क्या कर रहे हो तुम लोग, किस कारण से पुलिस उनके ट्रक को पकड़ रही है। एंड पुष्पा के पास होता है एक वैलिड प्लान, जिससे पुलिस उनके ट्रक को पकड़ भी नहीं पाएगी और सारा का सारा माल इनके पास ही बचा रहेगा। कोंडा रेड्डी बोलता है अगर आइडिया मुझे पसंद आया तो ठीक, नहीं तो भाई तेरे को मैं उड़ा देगा। पुष्पा आइडिया देता है उन्हें कि दूध के कंटेनर के अंदर डाल के हम लकड़ियों को सप्लाई करेंगे। कोंडा रेड्डी को आइडिया पसंद आ जाता है, जिसके
बाद से पुष्पा के आइडिया के थ्रू ही सारा का सारा माल पहुंचता है। कोंडा रेड्डी को भी उसके प्लान के कारण प्रॉफिट मिल रहा होता है, तो इसी बात से खुश होकर कोंडा रेड्डी उसे 5 लाख रुपए देता है। लेकिन पुष्पा 1 करोड़ के माल के बदले 5 लाख रुपए ना लेते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए 4%, जो कि होता है 4 लाख रुपए। 1 लाख का नुकसान करवा लेता है पुष्पा, पर इसके पीछे एक रीजन है। कोंडा रेड्डी को भी समझ में आ जाता है कि भाई ये गणित में थोड़ा कमजोर लगता है, ये अपना खुद का नुकसान करवा के 1 लाख रुपए कम लेके जा रहा है, तो कोंडा रेड्डी को क्या ही फर्क पड़ेगा, हाँ ठीक है लेके जा भाई। पर पुष्पा बहुत ज्यादा समझदार आदमी है, अगर वो 5 लाख ले लेता तो वो हमेशा के लिए नौकर बन के रहता। आज उसने 4% लेके ये साबित कर दिया कि वो भी कोंडा रेड्डी के बराबर है, मतलब पार्टनर है। एंड पुष्पा वहां से अपना हिस्सा लेके निकल जाता है। इसके बाद उसकी पहली बार मुलाकात होती है श्रीवल्ली के साथ, जब वो दूध के टैंकर भरवाने के लिए पहुंचता है। एंड फिर क्या, पुष्पा भाऊ को पहली नजर में श्रीवल्ली पसंद आ जाती है। इसके बाद सिलसिला चलता है श्रीवल्ली को कैसे पटाया जाए। पर खैर ये वाले टॉपिक को थोड़ा साइड में करते हैं एंड पहुंच जाते हैं हमारी मेन वाली कहानी में, जहाँ पे एंट्री होती मंगल शीनू और दक्षा की एंड दक्षा के भाई मोगलिस की। मंगल शीनू वो आदमी है सिंडिकेट का जो उस पूरे सिंडिकेट को चला रहा होता है। सारा का सारा माल लोग मंगल शीनू को देते हैं। फिर इसके बाद वो 15 चेक पोस्ट को पार करवा के माल को पहुंचाता है मद्रास। एंड मंगल शीनू अपना माल लेके आया है कोंडा रेड्डी के पास। कुछ दिनों के लिए उस माल को कोंडा रेड्डी के गोडाउन में रखवाना है, वो भी सुरक्षित। एंड कोंडा रेड्डी कौन होता है भाई, मंगल शीनू को मना करने वाला। कोंडा रेड्डी मान जाता है एंड मंगल शीनू का माल अपने गोडाउन में रखवा लेता है। पर पुलिस के साथ जो 2 लोग मिले हुए होते हैं उसमें से एक श्रीवल्ली का बाप भी होता है। ये दोनों इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि मंगल शीनू का जो माल है वो कोंडा रेड्डी के गोडाउन में है। एंड पुलिस वहाँ पे रेड मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस पहुंचे उससे पहले ही पुष्पा सारा का सारा माल नदी में बहा देता है। एंड केशव को बोल के नदी का जो बांध है उसको रोक दिया जाता है, जिससे पानी उस बांध के उस पार ना जा पाए और सारी की सारी लकड़ियां सेफ रहे। पुष्पा ने सारा का सारा गोडाउन खाली कर दिया। एंड जब पुलिस वहाँ पे पहुंचती है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि सारा का सारा माल तो नदी में बह गया। एंड यहाँ पे फिर से गोविंद की हार हो जाती है और पुष्पा जीत जाता है। अब इतने करोड़ों का माल, मंगल शीनू का माल पुष्पा ने बचाया है। इसके बाद मंगल शीनू की पार्टी में पुष्पा को इन्विटेशन मिलता है, क्योंकि अब सिंडिकेट में उसकी एक इम्पोर्टेंट जगह बन चुकी है। अब इस पार्टी में पुष्पा पहुंच जाता है और समंथा के साथ डांस भी करता है। लेकिन इसी पार्टी में वो मंगल शीनू के 2 आदमियों को बात करते हुए सुन लेता है कि मंगल शीनू जो है अपना माल वो चेन्नई के मुर्गन को बेचता है। एंड 1 टन माल का उसे मिलता है 2 करोड़ रुपए। एंड वो कोंडा रेड्डी और बाकी सबको देता है 25 लाख। ये बात सुनते ही पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है कि मंगल शीनू जो है उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। एंड वो 1 टन का मुर्गन से 2 करोड़ रुपए लेता है, लेकिन तुम्हें 25 लाख देता है। पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है कि हमें भाव बढ़ाना चाहिए एंड इसके लिए मंगल शीनू से कोंडा रेड्डी को बात करनी होगी। पर कोंडा रेड्डी की भाई फटी पड़ी है, वो मंगल शीनू से बात नहीं कर सकता। वो पुष्पा से कहता है कि अगर तू मंगल शीनू से बात करके रेट बढ़वा देगा तो 50% तेरा 50% मेरा। एंड ये बात पुष्पा याद रख लेता है। इसी के बीच पुष्पा जो है वो श्रीवल्ली के साथ शादी करने के लिए पहुंच जाता है। शादी हो पाए या इनका मामला आगे बढ़ पाए उससे पहले ही पुष्पा का जो सौतेला भाई है वो उस शादी में आ जाता है। एंड वहाँ पे आके हंगामा करने लग जाता है, पुष्पा की माँ को बेइज्जत करता है, पुष्पा के खानदान के बारे में बात होती है वहाँ पे। उस दौरान पुष्पा की माँ और पुष्पा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है। एंड पुष्पा का ही एक धक्का लग जाता है उसकी माँ को, जिससे उसकी माँ गिर जाती है और उसकी माँ को चोट लगती है। पुष्पा अपने भाई को मारना छोड़ के अपनी माँ को बचाने के बारे में सोचता है एंड उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पे कहानी में आ जाता है टर्निंग पॉइंट। एंड ये जो डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं साला, वो इसी जगह पे आता है। एंड यहीं से पुष्पा की लाइफ का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। वो अगले दिन पहुंच जाता है मंगल शीनू के घर, उससे 1 टन के बदले 1 करोड़ रुपया मांगने। एंड जाहिर सी बात है मंगल शीनू मना ही करेगा। फिर पुष्पा मंगल शीनू को अपना पावर बताता है, उसके सारे गुंडों को धोता है। एंड मंगल शीनू को वो बोल देता है कि अगर तुम 1 करोड़ नहीं देगा तो ये माल तुमको नहीं बेचेगा। डायरेक्ट डील करेगा चेन्नई के मुर्गन के साथ, और वो डायरेक्ट डील करता भी है। मुर्गन के साथ वो 1 करोड़ नहीं बल्कि 1.5 करोड़ में डील फिक्स करता है। इसी बीच कोंडा रेड्डी का उसके पास फोन आता है एंड पुष्पा उसे बताता है कि 1.5 करोड़ में मैंने मुर्गन के साथ डील कर लिया है, अगर तुमको नहीं चाहिए तो मैं वापस अपना सारा माल लेके आ जाता हूँ। लेकिन कोंडा रेड्डी को जहाँ 25 लाख मिलता था सेम माल का, अब 1.5 करोड़ मिले तो भाई कौन ही पागल होगा जो मना करेगा। कोंडा रेड्डी यही सोच के हाँ बोल देता है, ठीक है माल बेच दे। पर उसे ये बात पता नहीं कि उसने पुष्पा के साथ एक वादा किया था, अगर वो मंगल शीनू के साथ रेट बढ़वाने की बात करेगा तो 50% उसका होगा एंड 50% कोंडा रेड्डी का। तो यहाँ पे पुष्पा उसे कहता है ठीक है फिर 50% का हिस्सा होगा, जैसे कि आपने बोला था। अब सेम माल का 50% का मालिक रहेगा पुष्पा और 50% मालिक रहेगा कोंडा रेड्डी, बिजनेस पार्टनर। अब अपन फिर से बढ़ जाते हैं श्रीवल्ली की तरफ। तो भाई श्रीवल्ली अपने पापा को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है जॉली रेड्डी के अड्डे पे। जॉली रेड्डी ने उसके पापा को पकड़ रखा है, क्योंकि भाई उसके पापा ने और एक और आदमी जो था, इन दोनों ने मिलकर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी इनके माल के बारे में। एंड ये बात अब इन लोग को पता चल चुकी है। तो जॉली रेड्डी श्रीवल्ली से बोलता है कि ये पीली साड़ी पहन के आना रात को मेरे अड्डे पे एंड सुबह अपने पापा को लेके जाना। एंड अगर श्रीवल्ली एक रात बिताने के लिए
जॉली रेड्डी के पास नहीं आई तो जॉली रेड्डी उसके बाप को मार डालेगा। अब इसके बाद श्रीवल्ली मस्त तैयार होके चली जाती है जॉली रेड्डी के पास नहीं, पुष्पा के पास। एंड यहाँ पे जाके अपने प्यार का इजहार करती है, उसे बताती है कि वो भी पुष्पा से प्यार करती है। एंड जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी लाइफ में, उसके पापा को जिस तरीके से जॉली रेड्डी ने कैद करके रखा है एंड जॉली रेड्डी ने उसे पीली साड़ी पहन के बुलाया अपने अड्डे पे, ये बात सारी की सारी पुष्पा को वो बताती है। जिसके बाद पुष्पा खुद उसे उस जॉली रेड्डी के पास लेके जाता है एंड जॉली रेड्डी की इतनी बुरी तरीके से कुटाई करता है भाई कि वो पुष्पा 2 में भी उठ नहीं पाया है अभी तक। अब देखो पुष्पा ने कोंडा रेड्डी के भाई को मारा और वो भी इतनी बुरी तरीके से मारा है कि वो बोल भी नहीं पा रहा है। ये सीधा सीधा कोंडा रेड्डी के साथ दुश्मनी होगी। लेकिन जॉली रेड्डी पुष्पा को बताता है कि वो उसके भाई को कुछ भी नहीं बोलेगा, जॉली रेड्डी अपना बदला खुद लेगा। इसी के कारण से कोंडा रेड्डी को कुछ भी नहीं पता चलता है। पर एक दिन कोंडा रेड्डी केशव और पुष्पा को बात करते हुए सुन लेता है कि उन्होंने ही जॉली रेड्डी को मारा है। अब कोंडा रेड्डी अपने भाई की जो हालत हुई है इसका बदला लेना चाहता है पुष्पा से, वो भी उसे मार के। कोंडा रेड्डी पूरी प्लानिंग बनाता है पुष्पा को मारने की, लेकिन वहाँ पे पहुंच जाता है मंगल शीनू का साला मोगलिस, जो कि कोंडा रेड्डी को गोली मार देता है, जिससे कोंडा रेड्डी तो मर जाता है। लेकिन पुष्पा अभी भी जिंदा बचा है। वो मंगल शीनू के साला जो है मोगलिस, उसके गुंडों के साथ लड़ता है, साथ ही में अपने पार्टनर जक्का रेड्डी को भी बचाता है। ये सब करने के बाद वो मोगलिस को भी वही गोली से उड़ा देता है एंड मोगलिस का चैप्टर क्लोज। अब यहाँ पे मोगलिस और कोंडा रेड्डी दोनों मर चुके हैं। सीन यहाँ पे कट होता है। अगले सीन में हमें बताया जाता है कि कोंडा रेड्डी की अर्थी सामने पड़ी है। वहाँ पे आता है मिनिस्टर, मंगल शीनू भी वहाँ पे पहुंचता है एंड कोंडा रेड्डी एक बहुत बड़ा आदमी था, सिंडिकेट का बहुत बड़ा मेंबर था, तो सिंडिकेट के जितने भी मेंबर्स थे वो सब लोग वहाँ पे पहुंचते हैं। इसी के बीच पुष्पा उस मीटिंग के अंदर मंगल शीनू की जो पोल है वो सारी की सारी मिनिस्टर के सामने खोल देता है कि किस तरीके से मंगल शीनू उनके साथ धोखाधड़ी करता था। 1 टन माल का 2 करोड़ रुपया उसे मिलता था, पर फिर भी हमें वो 25 लाख ही देता था। एंड जब मिनिस्टर को पता चलता है कि सिंडिकेट के साथ मंगल शीनू जो है वो धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसे सिंडिकेट के मेन लीडर की पोस्ट से हटा देता है एंड सिंडिकेट का लीडर बना दिया जाता है पुष्पा को। अब देखो मंगल शीनू के साथ 2 बुरी चीजें हुई। पहले तो वो लीडर की पोस्ट से हट गया एंड पुष्पा उसकी जगह पे बैठ गया एंड दूसरी बात पुष्पा ने उसके साले को मार डाला। लेकिन मंगल शीनू फिर भी पुष्पा का कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि एमएलए अब मिनिस्टर बन चुका है एंड पुष्पा भी बहुत बड़ा आदमी बन गया है। अब मंगल शीनू पुष्पा का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। इसी बीच डीएसपी गोविंद अपना इस्तीफा देके चला जाता है। तो खैर पुष्पा का एक दुश्मन तो यहाँ से जा चुका है, लेकिन जॉली रेड्डी जो कि बदले की आग में जल रहा है, मंगल शीनू और उसकी वाइफ दक्षा ये दोनों भी बदले की आग में जल रहे हैं। पर ये दोनों इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं। पुष्पा इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि उसके सामने भी कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन तभी एंट्री हो जाती है गेम में एक आदमी की, जिसका नाम है भंवर सिंह शेखावत। ये नया एसपी है। इसके आने के बाद भाई सारा माहौल ही बदल जाता है एंड इसकी शुरुआत तब होती है जब पुष्पा अपनी शादी का कार्ड भंवर सिंह को देने के लिए जाता है। लेकिन भंवर सिंह भी एक टेढ़ी खीर है, वो ले लेता है पुलिस स्टेशन में पुष्पा के साथ पंगा। पुष्पा भंवर सिंह को पैसे ऑफर करता है, लेकिन भंवर सिंह पुष्पा की बेइज्जती कर देता है। वो बोलता है कि पुष्पा का शर्ट भी सफेद है, मेरा भी शर्ट सफेद है, लेकिन हम दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। वो फर्क ये है कि मेरी शर्ट पे लेबल लगाए, ब्रांड लगाए, लेकिन पुष्पा की शर्ट पे कोई ब्रांड नहीं है। इनडायरेक्टली उसका कहने का मतलब था कि पुष्पा का कोई सरनेम नहीं है। वो बहुत ज्यादा पर्सनल चला गया था। लेकिन पुष्पा उससे कहता है कि तुमको कितना पैसा चाहिए साहब। अब जैसे वो साहब बोल देता है उसको, तो वो बोलता है बस यही कमी थी, इज्जत की कमी थी। जो स्टार्ट से ही भंवर सिंह बोलता आ रहा है ना कि कुछ तो कम है, कुछ तो कम है, तो वो जो कम था वो थी इज्जत। जैसे ही पुष्पा उससे इज्जत से बात करने लग जाता है, वो बोलता है कि बस हाँ यही तो कमी थी, इज्जत की कमी थी। अब पुष्पा भंवर सिंह को पैसा तो देगा, लेकिन कितना पैसा पुष्पा रखेगा और कितना पैसा भंवर सिंह रखेगा, ये डिसीजन भंवर सिंह खुद करेगा। एंड उस दिन के बाद मानो पुष्पा चेंज ही हो गया। भंवर सिंह जो बोलता था पुष्पा सेम वैसा ही करता था। फिल्म देखते वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि भंवर सिंह जो है वो पुष्पा को कंट्रोल कर रहा है, पर जैसा तुम पुष्पा के बारे में सोच रहे हो पुष्पा बदल गया, बिल्कुल गलत सोच रहे हो। पुष्पा अपने शादी वाले रात के दिन पहुंच जाता है भंवर सिंह के साथ मीटिंग करने के लिए। उसे लेके जाता है एक सुनसान जगह पे, जहाँ पे वो दोनों मिलकर दारू पीते हैं। एंड पहली मुलाकात पे भंवर सिंह ने जिस तरीके से पुष्पा को बेइज्जत किया था, पुष्पा ने वो सारा का सारा बदला भाई यहाँ पे ले लिया। शेखावत को पुष्पा ने बता दिया कि मेरे बाप का जो खून है वही है मेरा ब्रांड। पुष्पा इस सीन में भंवर सिंह की पूरी तरीके से इज्जत उतार देता है एंड उसे बताता है कि बिना वर्दी के तुझे कुत्ता भी नहीं पहचानेगा, लेकिन मैं इस हालत में भी बाहर निकल जाऊँ ना तो मुझे लोग पुष्पा भाव ही बोलेंगे। एंड ब्रांड का थप्पा आदमी के शर्ट पे नहीं उसके कैरेक्टर में होता है। एंड वहाँ से निकलते वक्त पुष्पा उसे बताता है कि जो माल जहाँ जाना है वहाँ जाएगा और जो माल जहाँ से आना होगा वहाँ से आएगा, पर तुझे फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। तेरे बदन पे वर्दी तो होगी पर तेरी इज्जत कोई नहीं करेगा। इतना बोल के पुष्पा अपनी शादी में पहुंच जाता है जहाँ पे उसकी शादी हो रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ भंवर सिंह की अब पूरी तरीके से इज्जत लुट चुकी है। भंवर सिंह जैसे पुलिस स्टेशन पहुंचता है, वो भी बिना कपड़ों के, अंडरवेयर पे। जैसे कि पुष्पा बोला था कि बिना वर्दी के तुझे कुत्ता भी नहीं इज्जत देगा, सेम वैसी ही बात हो जाती
जाती है। पुलिस स्टेशन के बाहर जो कुत्ता खड़ा होता है वो भंवर सिंह को पहचान नहीं पाता बिना वर्दी के एंड वो उस पर भौंकने लगता है, जिसके बाद भंवर सिंह उस डॉग का क्या हाल करता है वो तुमने पिक्चर में देख ही लिया होगा। एंड भंवर सिंह पुलिस चौकी पे बैठ के पुष्पा के दिए हुए सारे पैसों को आग लगा देता है एंड पुष्पा झुकेगा नहीं साला इस डायलॉग के साथ पिक्चर खत्म हो जाती है एंड पिक्चर पे लिखा हुआ आ जाता है सेकंड इंटरवल। अब इसके आगे की जो कहानी है वो तुम्हें पुष्पा 2 में देखने को मिलेगी। अगर पुष्पा 2 के बारे में तुम्हें कुछ भी जानकारी चाहिए भाई तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया जिसमें मैंने पुष्पा 2 के ट्रेलर को कंप्लीट ब्रेक डाउन करके उसकी हिडन डिटेल्स बताई है, तो तुम इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।